मैं परेशान 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 परेशान। मैं परेशान नहीं हूं भाई। आप मुझे परेशान नहीं समझिएगा। परेशान आज मुझे वो लगा जो एमक्यूएम बहादराबाद के जनरल वर्कर्स इजलास में मौजूद था। परेशान आज मुझे वो लगा जो एमक्यूएम बहादराबाद के जनरल वर्कर इजलास से खिताब कर रहा था। मुझे क्यों परेशान लगा और इनकी परेशानी की वजह क्या है? आ, उसकी जो कुछ चीजें हैं वो ऐसा लगता है कि एमक्यूएम लंदन में एक केस चल रहा है लंदन प्रॉपर्टी के हवाले से। वो केस क्या है, वो तकरीबन हर कराची वाला इस टाइम उसको डिस्कस कर रहा है। हर गली मोहल्ले चौराहे दुकान मकान हर शख्स जानना चाह रहा है कि आखिर ये केस किया क्यों है और वो केस हुआ क्यों और उसमें चाहते क्या है। अच्छा, उस केस के कुछ थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंडर बताऊं कि ये केस 2020 में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं अमीनुल हक, जो इस टाइम मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान में वफाकी वजीर की जो है वो हैसियत से मौजूद है। उन्होंने एक लंदन में केस फाइल किया था कि अल्ताफ हुसैन जिस घर में रहते हैं वो और उन समेत दीगर कुछ 7 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं कि वो एमक्यूएम की मिल्कियत हैं, उनको एमक्यूएम के हवाले किया जाए। उस केस को उस टाइम फाइल किया था 2020 में और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन अब उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग शुरू हो गई है लंदन के अंदर। जब हेयरिंग शुरू हुई है तो एमक्यूएम के जो बानी है अल्ताफ हुसैन वो रोजाना वहां पर आ रहे हैं, अदालत में पेश हो रहे हैं और उनके वकला उनके साथी वो लोग भी आ रहे हैं। और अल्ताफ हुसैन ने वहां से बड़ी, वो कहते हैं ना कि सिंपैथी वाली लाइनें जो है वो बोली हैं, वो इनके लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। अल्ताफ हुसैन ने जो बातें बोली कि अपनी औलादें अपनी अगर जो अपने रूहानी बाप के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इनकी औलादें भी इनके साथ ऐसा कर सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं किसी से कुरान पाक पर हल्फ नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं हल्फ लेता हूं तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं और उससे मामला और ख़राब होते हैं। मतलब लुबे ये है। अच्छा, तो ये तो है प्रॉपर्टी केस। अच्छा, उसमें हुआ ये कि आज 2 अहम डेवलपमेंटें हुई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जनरल का इजलास किया और मैं आपको बताऊं कि उस पूरे इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीबन 37 बार लफ्ज परेशानी यूज किया कि हम परेशान नहीं है, वो परेशान है, हम परेशान नहीं है तो वो परेशान है। कभी वो पीपल्स पार्टी को परेशान कहने की कोशिश कर रहे थे, कभी किसी को कभी किसी को। और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि खालिद मकबूल परेशान है। उन्होंने बर्मला इस बात का इजहार किया कि राब्ता कमेटी परेशान है। उन्होंने बर्मला कहा कि हम परेशान है, मतलब 37 बार ये लफ्ज यूज किया। अच्छा, परेशान मैंने आपको बताया कि लंदन केस है और दूसरा एक अहम मामला है वो है कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो बहुत तेजी से सर पर आ रहे हैं। बज़ाहिर तो ये आज बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो खालिद मकबूल थे वो कारकुनान को बंद अल्फाजों में समझाना चाह रहे थे कि भाई हम बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि कारकुनान की तरफ से ये प्रेशर आ रहा था। कारकुनान ये कह रहे थे कि आपने अल्ताफ हुसैन को दरबदर करने के लिए लंदन में केस फाइल क्यों किया है। आज क्योंकि जब मैं वहां मौजूद था जनरल के इजलास में, तो एक चारों तरफ से खिंचाव की सी पोजीशन थी। हर कारकुन की जबान पर एक ही अल्फाज था कि यार ये क्या किया इन लोगों ने, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए से, हमें रहनुमा नहीं उसकी प्रॉपर्टियां चाहिए, यहां तक का सफर तय कर लिया। तो खालिद मकबूल ने बड़ा कोशिश की कि हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को समझाएं। और उससे पहले ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी खिताब किया और उन्होंने भी पूरा एमक्यूएम का बैकग्राउंडर बताया कि हमारे पर कौन कौन से मजालिम ढाए गए। और उससे उससे पहले जो है वो वसीम अख्तर ने खिताब किया और वसीम अख्तर का खिताब तो समझ लें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पीएसपी और फारूक सत्तार के खिलाफ था। तो ये खालिद मकबूल का खिताब जो है वो खासी कंफ्यूजन का शिकार था, परेशानी का शिकार था। अच्छा, उसमें एक और परेशानी ये भी थी कि शाहिद पाशा ने जो है वो एक शोशा छोड़ दिया था कि आज के इजलास में हम जो है वो राब्ता कमेटी के खिलाफ नारे भी लगाएंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और एक बदमज़गी की सी पोजीशन बन जाएगी। तो मैंने देखा जब शाहिद पाशा आए तो उनको एमक्यूएम के कुछ रहनुमाओं ने और कुछ लोगों ने जो है वो अपने हसार में लेकर रखा हुआ था। मतलब वो कहते हैं ना कि उनकी पिकेट लगाई हुई थी, उनको उसमें से निकलने के लिए वो जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे वो रहनुमा जा रहे थे।
तो शाहिद पाशा की तरफ से भी टेंशन थी कि वो अगर इस तरह की चीजें कर देंगे, मीडिया खड़ा हुआ, एक अजीब सी बदमज़गी हो जाएगी, दुनिया भर में मजाक बनेगा, तो ये परेशानी थी। अच्छा, अब उससे पहले खालिद मकबूल तो परेशान और टेंशन का शिकार नजर आए ही आए। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर फारूक सत्तार ने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ समझ नहीं आई। उसमें भी फारूक सत्तार समझ नहीं आ रहा था कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं या एमक्यूएम लंदन का मुकदमा लड़ रहे हैं। फारूक सत्तार ने भी कोई 7 से 8 बार जिस बानी का नाम नहीं लेते थे, अल्ताफ साहब अगर कहा करते थे, तो आज उन्होंने बरमला अल्ताफ भाई और अल्ताफ भाई करके उनको जो है वो पुकारा है। क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात हैं, वो सब आपको अंदाजा है कि फारूक सत्तार को भी यही मुश्किल पेश आ गई, क्योंकि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की तो पहले उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर बमबारी की कि ये लोग मुझे आगे करके खुद पीछे से निकल गए, और जबकि फारूक सत्तार ने इस बात को भी क्लियर किया कि इस केस से, लंदन प्रॉपर्टी केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने बोला कि जब इन लोगों ने उस वक्त केस फाइल किया था तो उस वक्त भी मैंने मना किया था कि ये केस आपके गले पड़ जाएगा, और अब गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फारूक सत्तार ने पहले तो इनकी फेवर में बात की, फिर वो लंदन की फेवर में चले गए, और लंदन की फेवर में इतना गए, बोलते गए कि फिर उन्होंने एंड में ये बोला कि भाई मैंने तो कभी अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई को गद्दार नहीं कहा, मैंने तो कभी अल्ताफ भाई को रॉ का एजेंट नहीं कहा, अपने मुंह से कभी मैंने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और यहां तक कह गए कि जो अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई, क्योंकि उनको तो अल्ताफ भाई बोलते हैं, तो अल्ताफ हुसैन ने जो है वो जो प्रॉपर्टियां हैं उसके हवाले से मैं उनको ऑफर करता हूं कि आप अपने 2 नुमाइंदे दे दो, 2 नुमाइंदे मैं देता हूं, 2 बहादराबाद से लेते हैं, और मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें, उनके नुमाइंदेगान को डालते हैं और तमाम प्रॉपर्टियों को एक जगह करके वो शहदा और असीर कारकुनों के हवाले कर देते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी बोल्ड स्टेप लिया आज। उसमें एक इंकशाफ भी करके गए फारूक सत्तार, और वो इंकशाफ ये था कि अमीनुल हक लंदन की प्रॉपर्टियों के ऊपर तो केस कर रहे हैं, लंदन की प्रॉपर्टियों पर अल्ताफ हुसैन को तो घर से दरबदर करने की कोशिश में वो मशरूफ है, लेकिन जो कराची के अंदर 35 प्रॉपर्टियां हैं, वो भी एमक्यूएम की, केकेएफ की प्रॉपर्टियां हैं, उनके ऊपर आज तक कोई उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। उसके ऊपर कभी अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, खालिद मकबूल, किसी ने भी जो है वो कोई आवाज नहीं उठाई। तो फारूक सत्तार का ये पॉइंट था कि आए कराची की पहले प्रॉपर्टियां हैंडओवर करते हैं, उनको रिकवर करते हैं, उनके मामला देखते हैं और उनका पैसा केकेएफ के अकाउंट में डालते हैं, फिर उसके बाद लंदन वाले मामला देखेंगे। तो वो सारी चीजें फारूक सत्तार ने दी। उसमें फिर एक और इंकशाफ किया फारूक सत्तार ने कि 2013 में केकेएफ के अकाउंट के अंदर 2 अरब रुपए मौजूद थे। वो 2 अरब रुपए केकेएफ का मतलब है कि वो एमक्यूएम के थे। उसमें 2013 के बाद 2014 में यकमुश्त जो है वो 40 करोड़ रुपए निकाले गए, और वो 40 करोड़ के हवाले से जो मुझे थोड़ी सी मालूमात मिली है आगे पीछे से, वो बताते हैं कि 40 करोड़ रुपए बाबर गौरी साहब ने दुबई में मुंतकिल किए, और दुबई में भी एक केकेएफ की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, तो वो 40 करोड़ रुपए वहां मुंतकिल हुए। फिर 2015 के हवाले से पता चलता है कि 60 करोड़ रुपए कराची के एक सेनेटर हैं, साबिक सेनेटर, उन्होंने जो है वो कराची में कैश किए। वो 60 करोड़ रुपए इस तरह निकले, तो 1 अरब रुपए ये निकल गए, बाकी बचे 1 अरब रुपए। उसमें से 97 करोड़, मतलब 97 करोड़ रुपए उस वक्त की राब्ता कमेटी और जो केकेएफ के उस वक्त के जिम्मेदार थे 2015 से 2016-18 तक जो भी रहे होंगे, उन्होंने जो है वो निकाले। जब 2022 मतलब 22 अगस्त 2016 हुआ है, तो उस वक्त केकेएफ के अकाउंट में टोटल 3 करोड़ रुपए थे। 2 अरब रुपए से 3 करोड़ तक का सफर ये 2 साल में तय हुआ है। वो कौन पैसे ले गया, कहां ले गया, किसी को कुछ नहीं पता। वो एक मिसाल है ना कि आते हैं गरीबों के नाम पर, हो जाते हैं अमीर, और गरीब का गरीबी रह जाता है। तो ये सब अमीर और अमीर क्या करोड़ों अरबों पति हो गए, और ये गरीब जो है वो बेचारे आज तक शौहदा, यतीम, और जो इनके शौहदा है उनकी फैमिलीज आज भी दरबदर घूम रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो फारूक सत्तार ने काफी अहम इंकशाफात किए और बहुत अहम पॉइंट भी उठाया कि पहले कराची की प्रॉपर्टियां जो है वो रिकवर कर लो। अच्छा, अब थोड़ा सा दोबारा बहादराबाद की तरफ आते हैं। बहादराबाद में जब जनरल वर्कर इजलास हुआ, तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि बड़ी खिंचाव की सी पोजीशन थी, बड़ी वो क्या खौफ वाली पोजीशन थी, पता नहीं कहां से क्या हो जाएगा, कौन नारा लगा देगा, कौन क्या कर देगा, कोई बदमज़गी हो जाएगी।
तो उसी दौरान हम देख रहे थे कि कारकुनान एक दूसरे पर नजर भी रखे हुए थे, आगे पीछे बिल्डिंगों में इधर उधर भी कुछ कारकुनान को खड़ा किया हुआ था कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो। तो ये सारी सूरत हाल थी। उसके बाद जब ये इजलास खत्म हुआ है तो बहादुराबाद से, क्योंकि मुत्तसिली पार्क में इजलास था, तो उसमें खालिद मकबूल, ख्वाजा इज़हारुल हसन और वसीम अख्तर को 30 से 35 कारकुनान ने अपने हसार में लेकर बड़ी, वो कहते हैं ना कि एक माहौल गर्म करके, हसार में लेके जंजीरें बनाई हाथों की और उसके अंदर लेकर जो है वो बहादुराबाद तक अंदर तक छोड़ कर आए, क्योंकि खुदा न खास्ता खतरा ये था क्योंकि शाहिद पाशा ने एक जो शोशा छोड़ा हुआ था उससे उनको खतरा लगा हुआ था कि खुदा न खास्ता कोई कारकुन में बदमजगी ना कर दे या कोई और सीन ना क्रिएट हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल थी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंडर। ये केस तो इन्होंने लंदन में कर दिया है और लंदन में केस करने के बाद सारे परेशान हुए हुए हैं, सबको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। जो हमें कुछ जरायों ने बताया कि एक अहम वफाकी वजीर थे एमक्यूएम की, उन्होंने सिंध की एक आला तरीन शख्सियत है, सियासी शख्सियत, उनसे एक मुलाकात हो रही थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। तो उसने उन्होंने अजराह तफरी पूछा कि भाई क्यों, आपको कौन सी ऐसी थ्रेट आ गई? तो उन्होंने बताया कि वो लंदन का केस चल रहा है और उसकी वजह से सोशल मीडिया पे बड़ा जो है हमारे खिलाफ माहौल गर्म है। तो उन्होंने अजराह तफरी एक बात बोली कि आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए तो लंदन से केस जीत जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, उससे ले लेना। मतलब जो बात उन्होंने बड़ी सीरियस करना चाहिए थी, उस सियासतदान ने, उस हुक्मरान जमात के सरबराह ने जो है वो बड़े प्यार से घुमा दी। तो इसमें एक पॉइंट और ये आता है कि जो ये कहते हैं ना कि हम कौम का मुकदमा लड़ने गए थे, उनसे मुलाकात करने गए थे, तो ज़्यादातर चीज़ें ये वाली डिस्कस हो रही होती हैं, बाहर आके कुछ और बताया जाता है। अमीनुल हक इस टाइम जो है वो फिलहाल मंजराम से गायब है, क्योंकि आज के बहादुराबाद के इजलास में भी हमने देखा कि अमीनुल हक नज़र नहीं आए और आमिर खान के हवाले से भी यही इतलात हैं कि वो भी फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे कहीं पर और कुछ दिन का रेस्ट करने की इनको कहा गया, वो हो सकता है रेस्ट करने चले गए। अच्छा, उसमें एक और नई डेवलपमेंट हुई है। बहादुराबाद के जो इजलास था उसमें खालिद मकबूल आज काफी एग्रेसिव मूड में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। कारकुनान को जो है वो चार्ज नहीं कर पा रहे थे। कारकुनान जो सुनना चाह रहे थे, क्योंकि कारकुनान आज सुनना चाह रहे थे लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से एमक्यूएम का क्या मौकफ है, तो उस पर खालिद मकबूल ने कोई बात नहीं की। और जबकि हर कारकुन की आवाज ये थी कि हमें आज ये बताया जाए कि प्रॉपर्टी केस क्यों और किस लिए किया गया। तो खालिद मकबूल ने जो है वो कुछ धमकियां दी, कुछ, अच्छा धमकियां खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान देने की नहीं, सियासी धमकियां इसको कहते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो कराची का इलेक्शन नहीं होगा, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होगा। और कुछ इंदिया दिया कि हम बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए वो पुराना वाला दोबारा वही चूरन लेकर आ गए मार्केट में कराची सूबे का। और अब लग ऐसा रहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें ये कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, दोबारा से मुहाजिर कार्ड खेलेंगे और दोबारा से जो है वो महाजिर सूबे के ऊपर और कराची सूबे के ऊपर बात करेंगे और उसमें शायद कुछ सीटें ही लेने में कामयाब हो जाए। अच्छा, इसमें अब कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि अभी सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और अब लंदन की तरफ बहुत सारे लोगों की सिंपति इसलिए चली गई है कि अल्ताफ हुसैन ने अब बहुत मजलूमाना अंदाज में, बहुत परेशानी की हालत में, और जिस अंदाज में उन्होंने बात की है उससे जो है वो जो उनके मुखालफिन थे उनके अंदर भी अब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि अल्ताफ हुसैन के साथ शायद गलत हो रहा है, उनको घर दरबदर किया जा रहा है, उनका घर छीना जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बस एक इख्तिताम एक चीज़ पे करूँगा कि हम एक चीज़ सोचते हैं, एक चीज़ बोलते हैं कि कराची में पानी का मसला और एमक्यूएम में बानी का मसला ये हल नहीं होके दे रहा है। वालेकुम सलाम।